एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम हमारी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास। तो हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ शायद हमने ये कोशिका के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े थे। तो कोशिका के प्रकार में टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने 2 टाइप्स से पढ़ा था ना कि कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो पहला जो हमने पढ़ा था कि कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, और सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था कि अंदर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हमने जब कोशिका की संख्या के आधार पर हमने पढ़ा था तो कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय कोशिका जीव वो होते हैं जिनका पूरा शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका पूरा शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीवों में फिर जब हम उनके एग्जाम्पल देखे थे तो उनके एग्जाम्पल थे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीवों के जब हमने एग्जाम्पल देखे थे तो स्वयं हम खुद, जैसे मानव, कुत्ता, है ना, पेड़ पौधे, तो ये होते हैं बहुकोशिकीय जीव। फिर हमने बात की थी कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे, तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे कोशिका होती है 2 प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। क्लियर है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका जिसके अंदर या तो केंद्रक होगा नहीं, और अगर केंद्रक होगा तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, जिसे हम अपूर्ण केंद्रक कह सकते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट दिखाई देगा और सुविकसित यानी वेल डेवलप्ड केंद्रक वाली कोशिका होगी, वही कोशिका क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो इतना तो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हम आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के घटक क्या है, मतलब कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। जब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे देन हम डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। क्लियर है? चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका की संरचना, कोशिका के घटक, है ना, सेल स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ सेल्स। कोशिका की संरचना को हम देखें, है ना, तो एक अगर हम किसी कोशिका की बात करें तो उस कोशिका में सबसे पहले इसको मतलब 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी उसकी संरचना के अंदर। एक तो होती है कोशिका भित्ति और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है यहाँ पे? कोशिका भित्ति क्या होती है, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं ना। तो किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वो कहलाती है कोशिका भित्ति। क्लियर है यहाँ पे? कोई भी कोशिका है उसकी बाहरी परत जो होगी वही क्या कहलाएगी? कोशिका भित्ति कहलाएगी, या जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे शरीर में अगर पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत होती है त्वचा। ये आप सबको पता है, ठीक है। तो वैसे ही कोशिका में भी सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्लियर हुआ? फिर कोशिका भित्ति के अंदर एक और लेयर होती है, वो कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? क्लियर है ना? तो प्रोटोप्लास्ट क्या है कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होगी, जिसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं होगी। हमने अभी क्या बात करी कि कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वो कहलाती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है। लेकिन अब मैं प्रोटोप्लास्ट के लिए ये बोल रही हूँ कि प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिका होगी जिसकी बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होगी, है ना। तो वो ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। क्लियर हुआ यहाँ पे? वो डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसी कौन सी कोशिका होगी जो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी और ऐसी कौन सी कोशिका होगी जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। क्लियर है? तो फिर हम आगे समझते हैं कि अब प्रोटोप्लास्ट है, उस प्रोटोप्लास्ट को कितने भागों में बांटा गया है, या प्रोटोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है। हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर भी 2 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें इसकी सबसे पहली परत जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो द्रव्य भरा होता है, वो कहलाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब चलो यहाँ आ जाइए आप कि अगर आप प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो मैं आपको इसी में ही समझा रही हूँ, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। तो इसे आप इस तरीके से समझे कि ये जो सबसे बाहरी परत थी वो तो हमारी क्या हो गई? सेल वॉल
कोशिका भित्ति, और जो ये हमारी प्रोटोप्लास्ट वाली जो पहली लेयर है वो हमारी हो गई कोशिका झिल्ली, जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो सभी का सारा ही फ्लूइड या वो जो द्रव होता है वो कहलाता है आपका जीव द्रव्य। क्या कहलाता है ये? जीव द्रव्य, या जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब बात करते हैं कि इस जीव द्रव्य को भी या इस जीव द्रव्य के अंदर भी क्या होता है। हमने ये बात कर ली कि कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी ये संपूर्ण द्रव्य भरा है वही हमारा क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर है? तो अब इस जीव द्रव्य को भी हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया है कि जीव द्रव्य के अंदर भी क्या क्या पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य के अंदर हम देखें तो जीव द्रव्य में सबसे पहला जो भाग आता है वो है कोशिका द्रव्य, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और सेकंड जो आता है वो होता है केंद्रक, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है? तो जीव द्रव्य जो है, इस जीव द्रव्य के अंदर ये जो पूरा द्रव है, अब आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जीव द्रव्य क्या है और कोशिका द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य को समझना पहले। प्रोटोप्लाज्म तो क्या है? प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी द्रव भरा हुआ है वो संपूर्ण रूप से क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है ना। और फिर हम बात करें कि कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य का डिफरेंस आप समझना। ये आपकी क्या थी? कोशिका झिल्ली है ना, इसे हमने क्या कहा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसको ये तो कोशिका झिल्ली हो गई, और ये आपका हो गया केंद्रक। केंद्रक या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है? इस कोशिका झिल्ली और इस केंद्रक, जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक के बाहर भी एक लेयर है, इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्लियर है? आप समझना कोशिका द्रव्य एक्चुअल में क्या है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य में है ना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है वही आपका क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य, या जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ यहाँ पे? फिर से समझिए कि जीव द्रव्य तो क्या है। जीव द्रव्य के लिए हम सिर्फ एक लाइन बोलेंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव भरा हुआ है, तो जितना भी द्रव का क्या मतलब है? यहाँ पे भी द्रव भरा हुआ है, और जो ये हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा हुआ है। बात सही है कि कोशिका झिल्ली के अंदर भी द्रव भरा हुआ है, और जो इसके अंदर ये केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा हुआ है। तो ये कोशिका झिल्ली के और केंद्रक झिल्ली के मध्य वाला द्रव प्लस इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो, यानी कि संपूर्ण द्रव ही तो क्या कहला रहा है? जीव द्रव्य। क्लियर हुआ? लेकिन कोशिका द्रव कौन सा कहलाएगा? सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बाहर, ये जो है ना कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य का जो द्रव है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। लेकिन केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है ना वो कोशिका द्रव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से हमने केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को क्या माना है? जीव द्रव्य माना है, प्रोटोप्लाज्म माना है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्लियर हुआ कि जीव द्रव्य क्या है और कोशिका द्रव्य क्या है। ठीक है, तो जीव द्रव्य को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था कोशिका द्रव्य, जो आपको समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा हुआ है वही हमारा कोशिका द्रव्य कहलाता है, और केंद्रक तो जो बीच में बिल्कुल कोशिका के बीच में पाया जाता है वो है केंद्रक। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, फिर अब जो ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर भी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, है ना। तो कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग या जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं, तो किसी भी कोशिका के कोशिकांग उसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। क्लियर हुई ये बात? जीव द्रव्य में नहीं कहेंगे, क्योंकि जीव द्रव्य में तो केंद्रक भी इंक्लूड है, ठीक है ना, केंद्रक भी आता है, तो जीव द्रव्य नहीं कहेंगे। अगर प्रश्न आता है कि कोशिका के कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कोशिका के कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। चलिए, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कोशिकांग कि सेल के कौन कौन से सेल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो उनको जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हमें कुछ डिफरेंस ध्यान रखने होंगे कि कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो एकल झिल्ली से बने होते हैं, मतलब जिनके बाहर की जो लेयर होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिनके बाहर दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो झिल्ली रहित होते हैं, जिनके बाहर कोई भी लेयर नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ से पढ़ रहे हैं कोशिकांग, है ना। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया है तो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं तो आपको इसके नीचे ही लिखते हुए चलना है।
क्लियर है यहाँ पे? चलिए, और आप चाहें तो इसका 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको मालूम रहे कि हमें अब आगे कहाँ से लिखना है। तो आप 1 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कोशिका में। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए, अब बात कर रहे हैं हम कोशिका के अंग। कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है? तो कोशिका के अंग की अभी अब बात करें तो कोशिका के अंग होते हैं 3 प्रकार के। अब कोशिका के अंग 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, और ऐसे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कि ऐसे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो एकल झिल्ली के होंगे, कौन से दोहरी झिल्ली के होंगे, कौन से जो झिल्ली रहित होंगे, ठीक है? तो मैं बात कर रही हूँ कोशिकांग सेल ऑर्गन। कोशिकांग सेल ऑर्गन। पहले हम उन कोशिकांग की बात कर लेते हैं जिनकी बाहर की जो लेयर होती है वो एकल झिल्ली होती है, यानी एक ही झिल्ली होती है। अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप बाजार से कोई सामान ला रहे हो ना, तो बाजार से अगर आप सामान ला रहे हो तो एक पॉलिथीन में ला रहे हो, है ना? तो हम उसको तो बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ लेगा बाहर के आप सामान कैसे लेके जा रहे हो, आपके बोलोगे कि पॉलिथीन में लेके जा रहा हूँ, तो पॉलिथीन की एक ही लेयर है। लेकिन अगर मान लो उसी पॉलिथीन को आपने अपने किसी कैरी बैग में डाल दिया, तो इट मीन्स कि अब जो सामान आप ला रहे हो वो डबल लेयर से हो गया। क्लियर है ये बात? तो चलिए बात कर लेते हैं कि एकल झिल्ली वाले कौन कौन से कोशिकांग हैं, या सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से कोशिकांग हैं। अगर हम बात करें एकल झिल्ली वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है गोल्जिकाय का। गोल्जिकाय यानी गोल की बॉडी, ठीक है? फिर आता है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। फिर है अंत्यप्रदेवी चालिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंत्यप्रदेवी चालिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। फिर है रिक्तिका, वैक्यूल्स, और फिर है सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज। सूक्ष्मकाय भी कौन कौन से, सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज कौन कौन से होते हैं, जैसे परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फीरोसोम, ठीक है? हम बात कर रहे हैं कोशिका के उन अंगों की जिनके बाहर की जो परत होती है वो एक ही होती है ना। तो एकल झिल्ली वाले या सिंगल मेम्ब्रेन वाले तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी क्लास का तो मेरी ही क्लास में एक बार रिवाइज कर ले, ताकि जब आप दोबारा इन नोट्स को पढ़ें तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो और आपको बहुत जल्दी इजीली याद हो जाए। तो हम बात कर रहे थे एकल झिल्ली वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले आपको 5 याद रखने हैं। कौन कौन से? गोल्जिकाय, लाइसोसोम, अंत्यप्रदेवी चालिका, रिक्तिका, सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी। सूक्ष्मकाय में कौन कौन से? परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फीरोसोम्स। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब बात करते हैं दोहरी झिल्ली वाले, डबल मेम्ब्रेन वाले, है ना, जिसके बाहर जो है दोहरी परत पाई जाएगी ना, या दोहरी झिल्लियां पाई जाएगी। तो डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं? अगर डबल मेम्ब्रेन वाले की बात करें तो आपको 3 ही अंगों के नाम याद रखने हैं, जिसमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है हरित लवक, प्लास्टिड जो होते हैं ना, ठीक है, हरित लवक। और तीसरा है केंद्रक। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये तो वो अंग हुए जिनके बाहर कोई ना कोई परत होगी, जिनके बाहर कोई ना कोई झिल्ली होगी, है ना, ठीक है? अब हमें कुछ ऐसे अंग भी देखने हैं कोशिका के जिनके बाहर झिल्ली नहीं होगी। पहले आप 1 सेकंड के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नोट डाउन साथ के साथ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जिसने नहीं किया है वो आप 1 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऐसे अंगों की जो झिल्ली रहित होंगे, जिनके बाहर किसी भी प्रकार की कोई परत नहीं पाई जाती है। और अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपको 2 अंगों को याद रखना है। और अभी ही हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, रीट मेंस का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, रीट मेंस के एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन आया है
कि कोशिका का कौन सा अंग झिल्ली रहित होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं जहाँ पे झिल्ली रहित का पूछा गया है। हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में आपको एकल झिल्ली से रहित, मतलब एकल झिल्ली युक्त वाले कोशिकाओं के नाम पूछ सकते हैं, या डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिका झिल्ली वाले पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डाल लेना है कोशिका के अंदर की कोशिकाओं में भी हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन से एकल झिल्ली वाले, कौन से दोहरी झिल्ली वाले, कौन से झिल्ली रहित वाले। क्लियर है? तो झिल्ली रहित या मेम्ब्रेन लेस वाले, झिल्ली रहित या मेम्ब्रेन लेस वाले कौन कौन से ऐसे अंग है कोशिका के, वो हमें ध्यान रखने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है राइबोसोम, ठीक है। और फिर सेकंड आता है तारकाय, जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, तारकाय, सेंट्रोसोम। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आपको मैं एक बार फिर बोल देती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं आपको ये बात बार बार बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के उसे किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। या तो आप उसको अंडरलाइन करके इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप उसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप दोबारा इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपका ध्यान वहाँ जरूर जाएगा जहाँ आपने अंडरलाइन किया या इंपॉर्टेंट डाला है, और जितनी बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे माइंड में एकदम से अच्छे से याद रहेगी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये हमने देखा कि कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है और उस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के जितने भी अंग पाए जाते हैं, पहले हमने उनको मोटे तौर पे ये देख लिया कि कौन कौन से किस प्रकार से पाए जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कोशिका की संरचना में जो भी हमने पढ़ा है उसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो कोशिका की संरचना को जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, कोशिका के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ सेल जब हमने स्टार्ट किए, तो हमने बात की थी कि सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। क्लियर है? और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोटोप्लास्ट, है ना। प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिका जिसकी बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होगी। क्लियर है ना? यहाँ पे ये पढ़ा था हमने स्टार्ट में। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी कोशिका की बाहर की परत जो हमने पहले ही देख ली है कि जो बाहर वाली लेयर होती है ना, वो होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति, या जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्लियर है? मैं आपको यहाँ पर पहले ही एक डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, हमने जब कोशिका की संरचना को स्टार्ट किया था तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सबसे पहले तो कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, और फिर आता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब ये सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट में ही आपको डिफरेंस समझना है। यहाँ का अंतर अगर आपको समझ में आया तो इट मीन्स आप आगे कोशिका की संरचना को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। साथ के साथ मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, बट आप इसको पहले अच्छे से एक बार समझ लें। कोशिका भित्ति, कोशिका के बाहर अगर कोई बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, और उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारी सबसे बाहरी परत त्वचा होती है, ठीक है। तो कोशिका के बाहर जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति, या जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। क्लियर है यहाँ पे? अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट में आपको क्या करना है? कोशिका भित्ति को छिपा देना है। कोशिका भित्ति को छिपा देना का मतलब ये है कि कोशिका भित्ति को भूल ही जाना है आपको एक बार का, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिकाएं होंगी जिसके बाहर वाली परत कोशिका भित्ति नहीं होगी। जिन कोशिकाओं के बाहर की परत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वो कोशिका हमारी क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब ऐसी सिचुएशन कब बनेगी? माइंड में जरूर आ रहा है आप सभी के कि ऐसी परिस्थिति कब बनेगी जब कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो आपको मैं बता देती हूँ कि कोशिका भित्ति के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है, इसका मतलब ये इसके अलावा और कहीं नहीं होगी, यानी कि ये एनिमल सेल्स में, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। समझ में आई ये बात आपको कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, आंसर आपको जरूर माइंड में आ गया होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से प्रोटोप्लास्ट कोशिका है
और मेरे दो ही ऑप्शन होंगे, पादप कोशिका या जंतु कोशिका। मेरे प्रश्न को फिर से सुनना कि निम्न में से प्रोटोप्लास्ट कोशिका है और आपके ऑप्शन है प्लांट सेल और सेकंड ऑप्शन है आपका एनिमल सेल। चलो एक ऑप्शन और रख लेते हैं आपके लिए और थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन भी बना ही लेते हैं आपके लिए नन ऑफ दिस, ठीक है। कि भाई क्वेश्चन मेरा ये था कि निम्न में से प्रोटोप्लास्ट कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन है प्लांट सेल पादप कोशिका, सेकंड ऑप्शन है एनिमल सेल जंतु कोशिका, थर्ड ऑप्शन है क्या दोनों ही, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको देने हैं। चलिए, ये हमारी लाइव क्लास नहीं है तो मुझे आपके आंसर पटक नहीं हो पाएंगे, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और सबको अच्छे से ये ध्यान भी होगा। अपने अपने आंसर को आप अपने नोटबुक में लिखें और फिर जब मैं आंसर दे दूं तब आप सोचना एक बार का कि अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो उसके पीछे का आप एक बार वापस रिवाइज करना, मेरी वीडियो को वापस देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर क्यों आया, ठीक है। तो हम बात करें कि प्रोटोप्लास्ट कोशिका निम्न में से कौन सी है। तो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है कि जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होगी वही कोशिकाएं हमारी प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाएगी। और जब हमने कोशिका भित्ति के लिए पहली लाइन पढ़ी तो कोशिका भित्ति के लिए मैंने पहली लाइन ही आपको ये बताई है कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इट मीन्स कि आपकी प्रोटोप्लास्ट कोशिका इन दोनों में से कौन सी हुई, एनिमल सेल जंतु कोशिका, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको साथ में नोट डाउन करें या वीडियो को दोबारा देखकर आप अपनी नोटबुक में कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो पहला पॉइंट कोशिका भित्ति के लिए जो निकल के आया, सबसे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जहां जहां मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वहां आप चीजों को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैं बोर्ड पे बार बार नहीं लिखूंगी, बस वर्बली मैं आपको बोल के समझाऊंगी। जैसे हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस स्टार्ट से ही करते जाएंगे, ताकि जब हम लास्ट टॉपिक के एंड में उनमें डिफरेंस करें तो आपको खुद ब खुद आंसर आए कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है, तो आप चीजों को माइंड में रिकॉल ज्यादा करें, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल वॉल के लिए सबसे पहले तो ये किसी भी कोशिका का बाहरी परत होती है ना, किसी भी कोशिका की बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। अब ये होती कैसी है, क्या ये सजीव होती है या ये निर्जीव होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति एक निर्जीव परत होती है। कैसी परत होती है, निर्जीव परत होती है। कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका की बाहरी परत होती है और बाहरी परत होने के साथ ही साथ ये कैसी परत होती है, निर्जीव परत होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब कोशिका भित्ति स्वयं किसकी बनी होती है, इस पे भी अभी रीट के मेंस वाले पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। आंसर में थोड़ा सा टाई हुआ है बिकॉज उसके अंदर 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक वाला भी ऑप्शन में था और साथ ही साथ 11th क्लास की बुक वाला भी ऑप्शन में था। तो हम दोनों को यहाँ पे लिखेंगे और आपको दोनों को अच्छे से इंपॉर्टेंट करते हुए याद भी करना है। कोशिका भित्ति जो होती है वो मेनली किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति का निर्माण इनसे होता है। फिर इसके आगे हम थोड़ा और पढ़े तो जैसे ये अपने ना नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से बनी होती है। जैसे हम बात करें प्लांट सेल की तो पादपों के अंदर तो ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन हम बात करें कवक की तो कवक के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। फिर हम बात करें जीवाणु या नील हरित शैवाल की तो उसमें पैक्टिन और ग्लाइटोन की बनी होती है, ठीक है। और फिर हम बात करें जंतु कोशिका की तो जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है तो किसी की बनेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लिख लेते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आप पहले इसे जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पे अभी ही वर्तमान में 3 मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आगे भी पूछा जा सकता है।
पादप कोशिका में हम बात करें तो पादप कोशिका में ये सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम बात करें कवक की, कवक के लिए पूछ लिया जाए कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु में नील हरित शैवाल में, जीवाणु में नील हरित शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु में नील हरित शैवाल में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल में अगर आप शैवाल के लिए पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में सेलुलोज है तो आपको फर्स्ट तो सेलुलोज को ही राइट करके आना है। ठीक है, लेकिन अगर वहां ऑप्शन में आपको सेलुलोज नहीं मिले तो फिर आपको मिल सकता है ग्लैक्टिनस या मेलेनस। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ग्लैक्टिनस, मेलेनस और सेलुलोज तीनों एक साथ ही दे दिए जाए, मतलब ऑप्शन में सेलुलोज के अलावा भी ये दो हो, ठीक है ना, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सेलुलोज को ही देनी है। लेकिन अगर सेलुलोज ऑप्शन में नहीं हो देन इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लैक्टिनस या मेलेनस की बनी होती है। क्लियर है। और अगर आपसे पूछे जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में तो आपको एक ही आंसर याद रखना है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को। चलिए, तो ये हमने बात करी थी कोशिका भित्ति के ऊपर, है ना। कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल क्या है, किसी भी कोशिका की बाहरी परत होती है, किसी भी कोशिका की बाहरी परत होने के साथ ही निर्जीव परत होती है, और सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन व पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। अगर अलग अलग तरीके से पूछे पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। कवक में पूछे तो कवक में काइटिन की बनी होती है। जीवाणु में नील हरित शैवाल में पूछे तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। शैवाल में पूछे तो ग्लैक्टिनस या मेलेनस की बनी होती है। और जंतु कोशिका में पूछे तो जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए, अब कोशिका की सबसे बाहरी परत है। आपसे जैसे मैं एक चीज पूछती हूँ कि हमारी त्वचा हमारे लिए क्या कार्य करती है, तो आप जाहिर सी बात बताएंगे कि सुरक्षा करती है ना, सर्दी गर्मी जिस जो भी है ना, सुरक्षा करती है। तो वैसे ही जब ये कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है तो प्लांट सेल के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करेगी। तो वही चीज है कि ये खुद एक निर्जीव परत है, तो ये दृढ़ है ना, मजबूत है। तो ये पादप कोशिका को मतलब दृढ़ रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो इसका कार्य हम देख लेते हैं कि पादप कोशिका में इसका कार्य क्या है। और साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि दृढ़ है तो इसका मतलब ये कोशिका पादप कोशिका को एक निश्चित आकार भी प्रदान करेगी। तो हम कोशिका भित्तिका का कार्य पढ़ें तो कोशिका भित्ति का कार्य है दृढ़ होने के कारण कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, दृढ़ होने के कारण कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। और आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो पादप कोशिका की सुरक्षा करती है। पादप कोशिका की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। सुरक्षा करती है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो ये हमारा कोशिका भित्ति कंप्लीट हो गई है। और आप एक बार डायग्राम पे वापस आ जाओ कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है कोशिका भित्ति। क्लियर है। अब हमने कोशिका भित्ति को पढ़ लिया है तो मैं इस डायग्राम से उसको बाहर से हटा भी दूंगी ताकि जब हम प्रोटोप्लास्ट स्टार्ट करें तो आपको डायग्राम के थ्रू भी याद है कि अब हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया है। चलो हम इसको पूरा ही हटा लेते हैं क्योंकि ये प्लांट सेल थी, प्लांट सेल से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। पहले तो हमने कि प्रोटोप्लास्ट को दो भागों में डिवाइड किया है, वो दो भाग आपको अच्छे से याद होंगे। प्रोटोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो प्रोटोप्लास्ट को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले था कोशिका झिल्ली
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेकंड हमने इसको डिवाइड किया था जी द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स भी थोड़े से ध्यान रखने हैं, प्रोटोप्लास्ट है, नीचे प्रोटोप्लाज्म है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट में। तो प्रोटोप्लास्ट के लिए तो सबसे पहले आपको ये एक ही लाइन लिखनी है प्रोटोप्लास्ट के लिए कि ऐसी कोशिका जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वो प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाती है। इस लाइन को मैं जरूर लिखूंगी क्योंकि आप भी नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिए, है ना। इसको हम यहाँ से इरेज करके यहाँ लिखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है ना। प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाती है। प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाती है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाती है और उस प्रोटोप्लास्ट कोशिका में हमें दो भागों को पढ़ना है, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य। चलिए मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। अब हम कोशिका भित्ति तो पढ़ चुके हैं तो कोशिका भित्ति को मैं वापस ड्रॉ नहीं करूंगी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट तो ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रोटोप्लास्ट की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली। किसी भी कोशिका नहीं बोलेंगे बार बार क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया है और डिफरेंस हमने जान लिया है। तो अगर पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत पूछे तो कोशिका भित्ति होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि जंतु कोशिका या प्रोटोप्लास्ट कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाएगी, तो उनकी बाहरी परत तो कहलाएगी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंस याद हुआ अच्छे से। चलिए तो ये जो है हमारी ये कोशिका है और इस कोशिका की ये बाहरी परत कौन सी कोशिका, प्रोटोप्लास्ट कोशिका, है ना। या इसको आप एक जंतु कोशिका मान लीजिए, ठीक है। चलिए हम बना ही लेते हैं, ये जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कोशिका झिल्ली पे, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली में जैसे हमने कोशिका भित्ति को पढ़ा था, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे भारी परत है, जबकि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका या प्रोटोप्लास्ट कोशिका की सबसे भारी परत है। एक डिफरेंस, ठीक है। सेकंड डिफरेंस कि कोशिका भित्ति जो है वो निर्जीव परत थी, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे कोशिका झिल्ली की, तो ये जंतु कोशिका का एक जीवित आवरण होता है। इट मीन्स कि ये कैसी परत है, सजीव परत हुई ना, क्योंकि अगर जीवित है मतलब जीवित परत है तो ये सजीव परत हुई। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति तो एक निर्जीव परत थी, लेकिन अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की तो कोशिका झिल्ली एक सजीव परत है। क्लियर है यहाँ पे। तो कोशिका झिल्ली जो है इसकी पहली बात है ना, इसकी लिए पहली लाइन कि ये किसी भी कोशिका की जीवित आवरण होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब बात ये आती है, क्या कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? जी, पादप कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर हुई ये बात। अब यहाँ पे हम एक बार डिफरेंस करते हुए पढ़ लेते हैं। अगर पादप कोशिका का हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में ये जो सबसे बाहरी परत है वो तो हो गई आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत हो गई कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो पादप कोशिका में जो सेकंड लेयर होती है ना, कोशिका भित्ति के अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली की यदि हम बात करें तो कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल्स में भी होगी। क्लियर है यहाँ पे। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाएगी, एनिमल सेल्स में यह एब्सेंट होगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। फिर से मैं आपके सामने 3 डिफरेंस वर्बली रिकॉल करवा देती हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन करें और आप चाहे तो इसे अच्छे से माइंड में याद रखें। कोशिका भित्ति
पादप कोशिका की सबसे भारी परत होती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे भारी परत होती है। दोनों में पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, कोशिका भित्ति निर्जीव परत होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव परत होती है या जीवित आवरण होता है। थर्ड डिफरेंस, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि कोशिका झिल्ली पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। तो ये तीनों डिफरेंस मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं और आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो है वो कि जंतु कोशिका का सबसे भारी परत होने के साथ ही उसका जीवित आवरण होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जीवित आवरण होती है, जीवित आवरण है। सेकंड, पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित है, पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, अब ये बात आती है कि कोशिका झिल्ली कार्य क्या करती है ना। तो कोशिका झिल्ली का तो सबसे पहला ये कार्य है कि जो हमने कोशिका झिल्ली के अंदर पढ़ा था, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य में पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली के अंदर ही होता है, पूरा का पूरा जीव द्रव्य, है ना। तो कोशिका झिल्ली जो है वो सबसे पहले तो जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाती है ना। तो यहाँ पे एक लाइन हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जीव द्रव्य के, आप जीव द्रव्य ना लिखें, यहाँ पे कोशिका द्रव्य लिखें, क्योंकि केंद्रक झिल्ली भी है अंदर। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है, उस केंद्रक द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को मिला के हम जीव द्रव्य कहते हैं ना। लेकिन अगर बाहरी परत अगर माने तो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिका द्रव्य की बाहरी परत है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि ये कोशिका द्रव्य के चारों ओर, कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की अगर हम संरचना देखें तो कोशिका झिल्ली जो है वो 3 परत से मिलकर बनी होती है ना, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो त्रिस्तरीय आवरण होती है। अब ये त्रिस्तरीय आवरण कौन कौन से होते हैं, ये किन से मिलकर बने होते हैं, इतना डेप्थ में हमें अभी नहीं पढ़ना है। ये जो टीचर लेवल वाले जो एग्जाम होते हैं वहाँ तो हमें इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होता है कि ये जो 3 लेयर होती है वो कौन सी है और कौन कौन सी लेयर का क्या क्या कार्य है ना। लेकिन हमें वो इतना डेप्थ में अभी नहीं पढ़ना है। नॉर्मल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ यहाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितनी स्तरीय आवरण होती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने बोला है तो लिख भी लेते हैं। यह एक त्रिस्तरीय आवरण है। ठीक है, अब ये त्रिस्तरीय आवरण है तो ये बना किसका होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन व फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन और वसा की लेयर होती है कोशिका झिल्ली। ये जो त्रिस्तरीय आवरण होता है ये प्रोटीन और वसा का बना होता है। ठीक है ना, और इसमें से अभी हम जो आगे इसके सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांत में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी 2 लेयर वसा की बनी होती है और कौन सी एक लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली का हो गया। अब बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली, इसके उपनाम पूछे जा सकते हैं कि कोशिका झिल्ली को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका एक उपनाम आता है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, है ना, चयनात्मक झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली या इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। पहले तो आप इन दोनों वर्ड्स पे आ जाओ
कि चयनात्मक का मतलब क्या होगा कि ये किसी न किसी चीज का चयन करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्धपारगम्य। तो अर्धपारगम्य का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसा कार्य करेगी जिसमें आधी चीजों को अंदर जाने देगी और आधे को बाहर रखेगी। और वही एक तरीके से सेलेक्ट करना हो गया कि आप किसी चीज को सेलेक्ट करके उसको अंदर आने दे रहे हो और किसी चीज को आप बाहर ही रहने दे रहे हो, ठीक है। तो इसको चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, बट किस आधार पे कहते हैं वो हमें समझना है। कोशिका झिल्ली का मेन कार्य क्या होता है कि बाहर से कोशिका के अंदर या बाहर से कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य है, तो बाहर से कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ प्रवेश कर रहे हैं उन पदार्थों में से कौन कौन से कोशिका के लिए लाभकारी होंगे और कौन कौन से हानिकारक होंगे। जो पदार्थ कोशिका के लिए लाभकारी होंगे उसको तो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य के अंदर जाने देगी, और जो पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक होंगे उन पदार्थों को कोशिका से बाहर ही रखेगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इस आधार पे वो आधे पदार्थों को अंदर जाने दे रही है और आधों को बाहर रख रही है। तो इस कारण से ये अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाई, और इसने सेलेक्ट किया कि कौन से पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं या कौन से पदार्थ ही अंदर रह सकते हैं और किनको बाहर रखना है, तो यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहलाई। तो पदार्थों के आने जाने को नियंत्रण रखती है ये, तो इस आधार पे इसको चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर हुआ ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है कि कोशिका झिल्ली जो है वो जीव द्रव्य को बाह्य वातावरण से, जीव द्रव्य को बाह्य वातावरण से अलग रखती है। बाह्य वातावरण से अलग रखती है। अलग रखने का मतलब कि जीव द्रव्य तो कोशिका झिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो बाह्य वातावरण से इस पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जीव द्रव्यों को बाह्य वातावरण से अलग रखती है। ये कोशिका झिल्ली का नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तथा कोशिका में, साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, तथा कोशिका में बाहर या अंदर आने वाले पदार्थों पर ये नियंत्रण रखती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये हुआ कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली की हमने मेन बातें पढ़ ली है। ये कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका या प्रोटोप्लास्ट कोशिका का बाहरी आवरण होती है, जीवित आवरण होती है, पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ये कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन या फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। और इसे हम चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, और ये जीव द्रव्यों को बाह्य वातावरण से अलग करती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। वैसे तो हमने इन पॉइंट्स में ही पढ़ लिया है कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो वर्क है वो लिख लेते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली के कार्यों में सबसे पहला कार्य देखो, कोशिका भित्ति पादप कोशिका को एक निश्चित आकार दे देती, और कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये जंतु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करेगी, ठीक है। तो इसका पहला कार्य है जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना, ठीक है। अब निश्चित आकृति प्रदान करने के साथ साथ में ये जंतु कोशिका की सुरक्षा भी करेगी ना, बाहरी आघातों से जंतु कोशिका की सुरक्षा भी करेगी, ठीक है। फिर सेकंड इसका कार्य है कोशिका के अंदर व बाहर, कोशिका के अंदर व बाहर आयनों की सांद्रता को बनाए रखती है। आयनों की सांद्रता को बनाए रखती है। इस पॉइंट के ऊपर मैं आगे आपसे ज़्यादा डिस्कस करूंगी जब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी कोशिका को तनु विलयन में रख दिया जाए तो कोशिका पे क्या इफेक्ट होगा, उसको सांद्र विलयन में रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, तब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमें बस इतना से याद रखना है कि कोशिका के अंदर में बाहर आयनों की सांद्रता को ये बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली। अभी हमने बात करी थी कि कोशिका झिल्ली जो है वो त्रिस्तरीय आवरण होता है ना, 3 लेयर्स होती है। इन 3 लेयर्स में से 2 लेयर्स तो लिपिड यानी वसा की बनी होती है और एक लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो उसमें प्रोटीन जो होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स तो आंतरिक प्रोटीन होते हैं, कुछ परिधीय प्रोटीन होते हैं, कुछ ग्राही प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्य हमें और लिखना है कोशिका का कि कोशिका झिल्ली के ग्राही प्रोटीन, कोशिका झिल्ली के ग्राही प्रोटीन
की सहायता से कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से रासायनिक सूचनाएं ग्रहण कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना कि कोशिका झिल्ली की परत में जो ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं वो ग्राही प्रोटीन क्या कार्य करते हैं। तो उन ग्राही प्रोटीन की सहायता से कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से रासायनिक सूचनाएं ग्रहण कर सकती हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो हमने कोशिका झिल्ली के कार्य भी देख लिए हैं, वापस रिपीट कर लेते हैं। जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना, कोशिका के अंदर व बाहर आयनों की सांद्रता को बनाए रखती है। कोशिका झिल्ली के ग्राही प्रोटीन की सहायता से कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से रासायनिक सूचनाएं ग्रहण करती हैं। अब हमें कोशिका झिल्ली की जब संरचना को देखा गया था तो कुछ सिद्धांत दिए गए थे। उन सिद्धांत में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है उस पर तो हम थोड़ी सी 1-2 लाइन पढ़ेंगे और बाकी सिद्धांत का सिर्फ हम की नाम ही पढ़ेंगे कि ये किसने दिया था। ठीक है, चलिए, तो पहला कोशिका सिद्धांत जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इसका सिद्धांत आता है वो आता है तरल मोज़ेक मॉडल। सभी ने पढ़ा है, 9th-10th में सब पढ़ के आए हैं तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि कोशिका का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो कोशिका का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था 2 वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम है सिंगर वे निकोलसन। सिंगर वे निकोलसन ने जब कोशिका झिल्ली की संरचना को देखा तो कोशिका झिल्ली की संरचना को देखने के बाद में इन्होंने एक मॉडल दिया और इन्होंने मॉडल में क्या बताया, इन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना कुछ इस टाइप की बताई थी। इन्होंने जब कोशिका झिल्ली का मॉडल दिया था तो कोशिका झिल्ली की संरचना कुछ इस टाइप की बताई थी और इन्होंने ये कहा था कि कोशिका झिल्ली में 3 परत पाई जाती है। उन 3 परत में 2 परत तो किसकी बनी होती है, लिपिड की या वसा की बनी होती है। तो जो ये आपको मैंने स्टिक जैसा जो दिख रहा है खड़ी लाइन से ना, वो होती है लिपिड की वसा, जो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ठीक है, और इन दोनों परतों के बीच में प्रोटीन जो है वो बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन की एक ही लेयर होती है। अब आप इसको ये बस समझना कि ऊपर भी मैंने प्रोटीन बनाया, नीचे भी प्रोटीन बनाया, तो इट मीन्स कि ये भी 2 लेयर है। नहीं, ये जो प्रोटीन है इस लिपिड के अंदर, ये जो लिपिड की जो 2 लेयर होती है इसके बीच में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन है। ठीक है, तो 2 लेयर तो किसकी, वसा की होगी। हाँ सर, 2 लेयर तो किसकी होगी, वसा की होगी, और 1 लेयर किसकी होगी, प्रोटीन की होगी। ठीक है, अब प्रोटीन में भी जैसे ये जो प्रोटीन है वो कहलाते हैं आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, इन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, लेकिन हम समझ रहे हैं तो फिर अच्छे से समझ लेते हैं। और ये कहलाते हैं परिधीय प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो ये था सिंगर वे निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल कि कोशिका झिल्ली जो है वो 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। बाहर की दोनों परतें वसा की होती है और अंदर प्रोटीन जो है, प्रोटीन की जो एक परत पाई जाती है और वो प्रोटीन जो है वसा की दोनों परतों के मध्य बिखरी हुई अवस्था में होता है। और आपको इसी मॉडल को अच्छे से याद रखना है कि किसने दिया था। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट जो हम इसके 3 और सिद्धांत हैं उनकी सिर्फ हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो उन 3 सिद्धांत में जो हम नाम याद रखेंगे उसमें दूसरा है कि लिपोलॉइड सिद्धांत किसने दिया या लिपोइडल सिद्धांत किसने दिया। तो लिपोइडल सिद्धांत जो है, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, सिद्धांत का नाम याद रखना है। लिपोइडल सिद्धांत जो है वो ओवरटॉन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक आता है कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था। सैंडविच मॉडल जो है डेविडसन ने दिया था। ठीक है, तो आप इन मॉडल्स को याद रखेंगे और इन मॉडल्स के नाम याद रखेंगे। क्लियर होगा यहाँ पे? तो हमने ये पढ़ ली है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली पढ़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य
जो हम देखेंगे अपनी आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप क्लास को अच्छे से फिर से इसको एक बार देखना और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना। इससे पहले की जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपको उन्होंने कहीं नोटबुक में नोट डाउन किया है तो आप उनको रिवाइज करना। इससे आपकी कनेक्टिविटी मतलब बनी रहेगी। और लास्ट में जब आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को पढ़ना होगा तो आपको सिर्फ एक रिवीजन देना होगा, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप अभी से रिवीजन रखेंगे तो आपको लास्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? थैंक यू।